अच्छा प्लीज बैठे धर्मेंद्र कुमार, ये स्थगित कर दिया साहब, स्थगित। अच्छा बैठे प्लीज बैठे। कला कृष्ण धर्मेंद्र कुमार मंत्री जी। प्रश्न संख्या प्रसाद लाल जी प्लीज। स्थगित करवा दिया, प्रश्न स्थगित कर दिया गया है आपकी आज्ञा से। तो इसका जवाब तो मेरे को मिल जाएगा साहब। अगला प्रश्न धर्मेंद्र नरेंद्र नागर। प्रश्न संख्या 600। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, इस योजना के प्रारंभ में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है। 2017-18 2,01,36,000 रुपये। नंबर 2, 2018-19 में 2,31,10,000 रुपये। 2019-20 में 3,30,84,000 रुपये। 2020-21 में 5,19,50,000 रुपये। 2020-21 और 22 में 5,99,03,000 रुपये। 22-23 में है 50,84,95,000 रुपये। कुल टोटल है 69,66,42,000 रुपये। वर्ष 2023-24 के लिए तारबंदी योजना में 444,40,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 26 जुलाई 2023 तक 4,95,00,000 रुपये व्यय किया गया है। खंड 2। विगत 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबंदी योजना के अंतर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 लाभान्वित कृषकों की संख्या 13, 2021-22 में 11 और 2022-23 में 103, कुल योग है 127। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा था कि 2023-24 के वित्तीय बजट में 444,40,00,000 रुपए का प्रावधान मंत्री जी आपके द्वारा रखा गया है, सरकार के द्वारा। इसमें पिछले 3 महीने में 4,95,40,00,000 रुपए हुए हैं, पिछले 4 महीने में। क्या आगे आने वाले 3 महीने में मंत्री जी इस स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके? पहला प्रश्न तो ये। एक का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, ये सही है जो मैंने जवाब में दिया है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि हमने 4 करोड़ रुपए अभी तक व्यय किए हैं, पर आने वाले समय में जो आपकी पेंडेंसी है जी, उनको जैसे ही फसल कटाई होगी, जैसे खेत खाली होंगे, लगातार जितने भी किसान हैं सबके तारबंदी कर दी जाएगी। दूसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि योजना अच्छी है, इसका लाभ वास्तव में किसानों को मिलेगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा, पर मेरी विधानसभा में पिछले 3 वर्ष से माननीय मंत्री महोदय 127 किसानी लाभान्वित हुए हैं। क्या सरकार की मंशा किसानों को ज़्यादा लाभ देने की है? चूँकि तार बाड़े के वजह से बहुत सारे किसान बहुत प्रभावित हैं जंगली जानवरों की वजह से, तो सरकार इस योजना में और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को जोड़ने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि देश के अंदर केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में अव्वल नंबर पे है। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने भी आधिकारिक मीटिंग करी थी, वो भी अब इसको लागू करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिससे सबसे ज़्यादा तारबंदी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा कि प्रदेश अव्वल है तारबंदी में, 444 करोड़ का प्रावधान है और आपने खर्च किए 4,95,00,000 रुपए। तो इसमें आपके पास कितने आवेदन वर्तमान में लंबित है? क्या ये सही है कि बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है जिनको प्रोसेस ही नहीं किया गया है? नहीं, आपको प्रदेश के आंकड़े चाहिए, खानपुर के चाहिए? प्रदेश, आपने प्रदेश का आंकड़ा बोला है, मैंने इसीलिए प्रदेश का सवाल किया, वरना मैं नहीं करता। मैंने बताया ना, प्रदेश में जितने भी लंबित केस हैं जो किसानों के आ रखे हैं लगातार जारी है, उनकी लगातार प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो रही है। आंकड़े यदि आपको प्रदेश के चाहिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। अगला प्रश्न श्री बाबूलाल नागर। प्रश्न संख्या 601। माननीय मंत्री जी, उत्तर पड़ा हुआ माना गया, प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, बीसविल दूदू पेयजल योजना की TM फर्स्ट मुख्य लाइन 539 गांव, कस्बे, हजारों ढाणियाँ हैं। इसमें मैं आभारी हूँ आपका कि आपने इसको टेंडर आमंत्रित कर दिया है। एक तो इतना सा चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि ये काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा? नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बड़ी 2 जिले हैं, 4 विधानसभा का पूरा क्षेत्र इसमें आता है,
अभी जो कुल आरक्षित आपने बिशनपुर के पानी में प्रश्न मान सकते प्रश्न प्रश्न पूछ रहा हूँ सर टीएम फर्स्ट में केवल 55 MLD पानी आपने आरक्षित किया है, एक तो बिना किसी आधार के किया हुआ है। अब ये 55 MLD पानी जब तक आपकी योजना इसको टाइम लग जाएगा, ये पूरा का पूरा 55 MLD जो टीएम फर्स्ट के लिए दिया हुआ है, अगर ये पूरा का पूरा जारी कर दिया, प्रश्न पूछने आप क्या 55 MLD पानी जो आरक्षित है ये पूरा का पूरा टीएम फर्स्ट में देने का मन रखते हैं? एक और सर अध्यक्ष महोदय, ये बांध जब ज्यादा बरसात होती है तो इससे पानी उल्टा बाहर भेजते हैं, क्या अतिरिक्त? आप बेटा एक प्रश्न का उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की अभिशंसा पे हमने कहा ये जो काम में देरी हुई थी उसके बाद हमने इसको, चूंकि ये टेंडर कैंसिल हो गए थे, कुछ कई बार ऐसा होता है कि बिड नहीं आ पाती है, तो कई कारणों से इसके पहले देरी हुई, लेकिन अब हमने इसके टेंडर लगा दिए हैं। 1 तारीख को हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, यानी कल हमने इसका टेंडर फ्लोट किया है। जो टेंडर में समय है वो समय पूरा होते जैसे ही निविदाएं आएंगी हम तुरंत खोल के इसका काम शुरू कराएंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। और जो प्रस्तावित है 2 जून 2025 तक ये काम संपूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरी बात, आपने 55 LPCD से पानी देने की बात कही है। जो पुरानी पाइपलाइन है अध्यक्ष महोदय, उसमें हम जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं वो उसमें लीकेज हो जाता है, तो उस लीकेज के बाद में हमको उसको शट डाउन करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वर्तमान में तो 55 LCPD पानी दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जो इसके जो टेंडर फ्लोट में काम पूरा होगा उसके बाद आप निश्चित माननीय सदस्य, आपके विधानसभा क्षेत्र में 55 LCPD से ही पानी दिया जाएगा। और जो तीसरी बात आप पूछना चाह रहे हैं कि ये जो अभी हमें 1.26 TMC का प्रावधान जल संसाधन विभाग ने और किया है, क्योंकि ड्रेजिंग का काम करवाया गया बीसलपुर में, तो पानी की क्षमता उसमें बढ़ गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए 1.26 TMC पानी के हिसाब से हमने अजमेर जिले की 4 परियोजनाओं को, जयपुर जिले की 2 परियोजनाओं और टोंक जिले की 1 परियोजना के लिए भी हमने सहमति दी है। और जैसे ही, क्योंकि नवनेरा गलवा ईसरदा बीसलपुर लिंक परियोजना में 4 से 5 वर्ष पानी लाने में लगेंगे, तो तब तक के लिए ये अरेंजमेंट हो जाएगा कि ये 1.26 जो TMC पानी है उससे हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टीएम प्लीज अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बताया कि 55 MLD आरक्षित कर रखा है। मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मंत्री महोदय का, जो पानी इसी मुख्य लाइन में दिया जा रहा था, जो जितना ये लाइन बर्दाश्त कर रही थी उस पानी को आराम से लाकर इन 539 गांवों तक पहुंचा रही थी, उसमें पानी अचानक कटौती कर दिया गया। और वो जो वर्तमान जो प्रश्न नहीं पूछना आपको, एक्सप्रेशन प्रश्न क्या है? मेरा ये कहना है कि जितना ये लाइन मुख्य लाइन झेल सकती है उतना पानी बढ़ाने का मंत्री जी मन रखते हैं क्या? जो कम से कम ये एक्सप्लेन जरूरत नहीं, मान से आप एक्सप्लेन करते जा रहे हैं उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको निवेदन किया कि जैसे ही हम पानी बढ़ाते हैं वो पुरानी पाइपलाइन होने की वजह से लीकेज आ जाता है। अभी जो व्यवस्था चल रही है इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया, इसलिए 55 LCPD पानी दिया जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन जैसे पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा नई पाइपलाइन का, हम 55 LCPD के हिसाब से पानी। अध्यक्ष महोदय, मैं 55 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 55 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितना थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। कितने होगा ना? माने क्या खड़े हो रहे हैं बीच में? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूंगा, ये खंड 1 में आपने कहा 25वीं बैठक दिनांक 2/7/2021 को ये तकनीकी आपकी स्वीकृति हुई और 255 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति आप 1 साल बाद 21/7/2023 को आपने जारी की, और अब आप काम पूरा करने के लिए 2025 की तारीख बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये काम है 255 करोड़ का और ये स्वीकृति हुई है 25वीं बैठक SLC में, और काम समाप्त होगा पूरे 4 साल पश्चात। क्या ये सही है कि जानबूझकर टेंडर होने के बाद दोबारा टेंडर तिबारा टेंडर करके पूलिंग करवा के इस कारण से इसको आपको निरस्त करना पड़ा? क्या इस टेंडर के अंदर आपके पास कोई शिकायतें आई तो आपने क्या जांच करवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरे से बहुत पुराने संसदीय परंपराओं को, विभागों के काम को जानने वाले हैं। न तो इसमें किसी शिकायत के आधार पर टेंडर को हमने निरस्त किया, पहली बार में इसमें कोई निविदा नहीं आई थी। उसके बाद बीएसआर की प्रॉब्लम आ गई और जो बीएसआर के हिसाब से रेट ज़्यादा आई तो एफडी डिपार्टमेंट ने उनको उन सारी निविदाओं को जिनमें रेट ज़्यादा थी उनको कैंसिल किया, किसी शिकायत के आधार पर कैंसिल नहीं किया है। और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल जीवन मिशन का सारा काम पूरे पारदर्शी तरीके से होगा। अगला प्रश्न अमित चाचान। सर, प्रश्न संख्या 602। सर, मुझे उत्तर मिल गया, मेरा परमिट चालू हो गया, मैं संतुष्ट हूं। उत्तर पड़ा हुआ है, प्रश्न पूछ लें। जी सर, संतुष्ट हूं मैं। संतुष्ट है। अगला प्रश्न बेटा माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छा है। निर्मल कुमावत। प्रश्न संख्या 603। ये भी उत्तर आ गया। विधानसभा क्षेत्र फुलेरा की पंचायत माननीय मंत्री जी, वो कह रहे उत्तर पड़ा हुआ, माना प्रश्न पूछ रहे हूँ। मैं माननीय मंत्री जी आपसे के लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची विभाग ने जवाब में दी है, सारी पंचायतों के इसमें नाम नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भेदभाव हुआ है। पैसा सबको नहीं बटा, भविष्य में सबको पैसा मिले, कोई ऐसी गाइडलाइन, कोई ऐसी बात अपने यहाँ से जाए, और जो पूरी पंचायतों को नहीं मिला वो कब तक पैसा सबको दिलाएंगे बराबर। इतना ही मुझे पूछना आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति रैनवाल में करीब 20 ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है। 5 को पैसा इसलिए नहीं मिला, उनके संपूर्ण दस्तावेज अधूरे थे, इसलिए नहीं मिल पाया। और सामर लेक में 19 ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है, 2 को वहाँ के सदस्यों ने संपूर्ण दस्तावेज नहीं होने के कारण पैसा नहीं मिल पाया। पर माननीय सदस्य कोई विशेष है तो मुझे लिख के दे दें। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि 5 पंचायतों में 1 रुपया पंचायत समिति से नहीं गया, तो ये सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं गया। मेरा इतना ही कहना है सरकार से कि अब भविष्य में उनको सबको बराबर मिले, इसके लिए अपनी क्या व्यवस्थापन कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं सर, 5 पंचायतों में बिल्कुल ही। माननीय सदस्य वो कह रहे हैं दस्तावेज आप दे देंगे। सर, दस्तावेज गए हुए, आपके प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते। उत्तर सुन लें। माननीय अध्यक्ष, स्थापना समिति के अध्यक्ष, प्रधान और बीडीओ प्रशासन, ये पंचायत साधारण सभा में स्थापना समिति की कमेटी होती है। कमेटी में निर्णय लिया जाता है कि इसको कहाँ पैसा देना है, तो सब काम नियमों से हुआ है। उसके बावजूद भी सदस्य की कोई शिकायत है तो मुझे बता दें। अगला प्रश्न श्री छगन सिंह। छगन सिंह। अगला प्रश्न श्री ललित कुमार। 605। माननीय मंत्री जी, ममता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अंतर्गत 3 बाल विकास परियोजना क्रमशः डूंगला, बड़ी सादड़ी एवं भदेसर संचालित। उत्तर पड़ा हुआ, प्रश्न पूछ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले की भी एक पंचायत समिति पड़ती है, उसकी सूचना इसमें नहीं दी गई। दमोदर पंचायत समिति। एक दूसरा प्रश्न पूछे, एक प्रश्न हो गया। दूसरा, रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने सूचना चाहिए गई वो उनको आज ही भिजवा दी जाएगी, और रिक्त पदों का जो है वो एक नियम है, और नियमानुसार रिक्त पदों की पूरी प्रक्रिया है, उसकी विज्ञप्ति निकलती है, उस आधार पर प्रक्रिया जारी है और रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदस्य का बड़ी सादड़ी के जो है पंचायत, उसकी सूचना तो आनी चाहिए। यही प्रश्न आपका माननीय सदस्य जी। तो माननीय मंत्री जी, जब विभाग ने उत्तर दिया तो उन्हें जानकारी नहीं है कि बड़ी सादड़ी विधानसभा की में कौन कौन सी पंचायत है, उस पंचायत का उल्लेख नहीं किया गया। कुछ रह गई होंगी, तो वैसे तो बड़ी सादड़ी का दिया है अध्यक्ष जी पूरा। बड़ी सादड़ी के अंदर कुल आंगनवाड़ी केंद्र 145 हैं, उनमें कार्यरत इतने हैं 141 है, रिक्त पद 4 है, कार्यरत 90 है, सहयोगिनी और नव चयनित 8 है, जिनका भी चयन प्रक्रिया चल रही है। दिया गया है सारा। वापिस पूछ लें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में इन 3 के अलावा पंचायत समिति धमोतर, जिला प्रतापगढ़ भी पूरा का पूरा बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और उसकी सूचना इसमें नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी, शीघ्र भिजवा दी जाएगी आज। विभाग को डायरेक्शन दें जी कि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है बड़ी सादड़ी विधानसभा में, तो सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि उस विधानसभा में और कौन सी पंचायत, किस पंचायत समिति की, उसकी सूचना इसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए।
मैं समझता हूँ कि विभाग को निर्देश दें कि जब उत्तर दें विधानसभा में तो कम से कम इतनी बात की ध्यान रखें कि जो प्रश्न पूछा है उसके रेलेवेंट जवाब आना चाहिए। ओमिशन ठीक नहीं है। मान से प्रश्न पूछे, दूसरा प्रश्न पूछे। भवन विहीन आंगनवाड़ी जो है उनमें भवन कब तक बना दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज, स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटित होने पर किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भारत सरकार के अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात 15वें वित्त आयोग और योजनाओं के कन्वर्जन से करवाया जाता है। तो इनके यहाँ पर भी नियमानुसार करवाया जा रहा है। अभी हम लोगों को भारत सरकार ने इस चीज़ के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं। 90% अंशदान भारत सरकार का रहता है, 10% राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान इसके अंदर जोड़ के इन भवनों को, जो वरीयता के आधार पे कि सबसे पहले किराए के भवनों को लिया जाता है, उसके बाद में भवन विहीन जो अन्य सामुदायिक केंद्रों में चला जाता है उनको लिया जाता है। तो इन नियम के अनुसार इनके यहाँ पर जो क्रमशः किराए और उनके इत्यादि के ऊपर भवन शीघ्र बनाए जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नियमित करने का? प्लीज अगला प्रश्न है ना उसमें। अगला प्रश्न श्रीमती अनीता पटेल। श्रीमती अनीता पटेल, प्रश्न संख्या 606। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत 35 सड़कें विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के अंतर्गत स्वीकृत हैं। उक्त में से 27 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है जो गारंटी अवधि में है तथा संतोषजनक स्थिति में है। 5 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। शेष 3 सड़कों की स्वीकृति निरस्त की जा चुकी है। उक्त प्रगति सड़कों को दिनांक 30/9/2023 तक पूर्ण करवाया जाना संभावित है। विवरण परिशिष्ट 1 पर प्रस्तुत है। खंड 2 जी नहीं। खंड 3 मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सड़कें मापदंड अनुसार एवं गुणवत्ता एवं पूर्ण बनाई जा रही हैं। गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर ही संदेहों के विरुद्ध अनुबंध अनुसार कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस जवाब में जी नहीं कहा है कि कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुए, जबकि मैंने स्वयं ने शिकायत पत्र दिए हैं जिन पर विभाग की रिसिप्ट है और उन शिकायत पत्रों पर मेरे को जवाब भी मिला है जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता को लिखा है कि हम थर्ड पार्टी से इसकी जांच करा रहे हैं। यदि आपको ज़रूरत है तो मैं ये जो विभाग से मुझे पत्र मिले हैं वो टेबल कर देती हूँ। तो जो एडिशनल जो कमिश्नर है अभियंता चीफ इंजीनियर है, उन एडिशनल चीफ इंजीनियर ने जो मेरे को चिट्ठी लिखी है, क्या वो चिट्ठियां गलत हैं? आप उसमें आपने क्या लिखा कि क्वालिटी जांच होनी चाहिए प्रश्न है। उन्होंने क्या लिखा उत्तर नहीं है। क्या आपने शिकायत लिखी उसमें? हाँ, शिकायत लिखी मैंने। वो थर्ड पार्टी होना चाहिए, वो प्रश्न है। वो मैंने शिकायत लिखी, वो चिट्ठी में टेबल कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जी नहीं इसलिए किया है, माननीय सदस्य ने जो शिकायत पत्र लिखा है उसमें थर्ड पार्टी कहीं पे भी अंकित नहीं है। एक सेकंड, मैं आपको कॉपी दे देती हूँ सर। ये कॉपी में टेबल कर देती हूँ। 3 चिट्ठियां हैं मेरी। माननीय सदस्य, फिर पे आप सुनो बेटे एक मिनट। हाँ, आप बेटे एक मिनट। क्या आपके पत्र में आपने ये मेंशन किया है कि थर्ड पार्टी से जांच करवाई जाए? दैट इज द इशू। शिकायत करना अलग चीज है। वो जवाब दे रहे हैं थर्ड पार्टी का आपने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा है। आपने कोई लिखा कि थर्ड पार्टी जांच कराई जाए? उन्होंने जवाब लिखा वो तो अच्छा के लिए लिखा, लेकिन आपके पत्र में ये कंटेन है क्या? सर मैं चिट्ठी पढ़ के सुना देती हूँ। 28 अप्रैल 2022 को चिट्ठी लिखी है। उस 28 अप्रैल की चिट्ठी में मैंने लिखा है कि संवेदकों द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उनको क्वालिटी कंट्रोल से जांच करवाया जाना अति आवश्यक है ताकि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें लोगों के आवागमन हेतु उपलब्ध हो सके। निम्न कार्यों को शीघ्र आप इनकी क्वालिटी की जांच कराएं और मुझे इसकी सूचना दें। उसमें लिखा है वार्ड नंबर 34 गढ़ी मालियन से मयूर चिल्ड वाटर तक। समझ में आ गया। क्वालिटी से जांच करना, थर्ड पार्टी से जांच करना, दो डिफरेंट। सर हाँ, ये तो मेरी पहली मैं समझ में आ गया। माननीय मंत्री पत्र के संबंध में बिल्कुल पत्र मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर उसमें थर्ड पार्टी कहीं भी अंकित नहीं है। एक मिनट माननीय प्लीज बाबा हो गया। आपने थर्ड पार्टी नहीं लिखा है, आप गुणवत्ता के बारे में कुछ करना बोले। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य ने जो लिखा है मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास अभी भी हम लोगों ने उसकी पूरी जांच करवाई है
कोई भी कहीं पे भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं है। और मेरे पास फोटोग्राफर्स भी हैं इनके पूरी विधानसभा के अंदर, जो भी फोटोग्राफर्स हैं, यदि इनको कोई शिकायत इसके अलावा और भी है जो बिल्कुल अलग से है तो वो मुझे लिख के दे दे, मैं यहाँ से विजिलेंस टीम भेज के जांच करा लूँगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बात में, माननीय मंत्री जी, एक माननीय सदस्य ये प्रश्न कह रही है कि उसकी क्वालिटी नहीं है, आप विभाग के अधिकारियों को इनके साथ बैठकर मौके पर मौका न करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सड़क का कार्य प्रगतिरत है और इन्होंने कहा गारंटी अवधि में जो सड़क का काम ही पूर्ण नहीं हो पाया, तो जांच किस चीज़ की कराएं? तब तक सड़क का काम पूर्ण हो जाएगा, तभी तो उसमें गारंटी अवधि में सड़क का पता लगेगा कि वो क्षतिग्रस्त है कि नहीं है। और फिर मुझे स्पेसिफिक आप बता दें तो सड़क की क्वालिटी में किस चीज़ की कमी है, आप मुझे ये बताओ कि उसके अंदर कमी किस चीज़ की है। यदि उसमें WBM है, GSP है या CC है, मुझे बताएं उसकी थिकनेस में क्या कमी है, वो मुझे स्पेसिफिक बता दें, जिससे पता लग जाए कि उसकी कमी किस चीज़ की है। अध्यक्ष महोदय, प्रताप जी आपको जवाब देना है। 2022 की जो सड़कें हैं, मैं बोलूंगा आपसे जवाब ले ले सदस्य को। अध्यक्ष महोदय, 2022 की सड़कों की जो सूची आपने उपलब्ध कराई है, मैं 2022 की सड़कों की बात कर रही हूँ, उस सूची में आप देखिए क्रम संख्या 9 पर बालूपुरा गांव पानी की टंकी के पास ओम भड़ाना ट्रांसफार्मर होते हुए शकुन गार्डन तक, ये तो निरस्त हो गई। लेकिन उसके बाद में जो 10 नंबर पर है, वार्ड नंबर 31 सूर्यनगर HMT पावर हाउस के पास ब्यावर रोड पर CC कार्य प्रगति पर है, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें कार्य प्रगति पर लिखा है, वहां कार्य पूर्ण हो चुका है, CC सड़क का काम पूर्ण हो चुका है। और आज की तारीख में यदि जाकर के देखेंगे तो CC की सड़क के सारी कंक्रीट उखड़ करके बाहर आ गई है, सब कंक्रीट ये जिसमें प्रकृति पर लिखा है। प्रश्न आप उत्तर मत बैठे, आप बैठे नीचे बैठा प्लीज। ये जो 10 की संख्या पे माननीय सदस्य कह रहे हैं उस पर जाकर क्वालिटी की जांच MLA के साथ मिल करें, जिससे आगे प्रश्न। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश। ये तो एक प्रश्न है। और दूसरे जो माननीय सदस्य और कहना चाह रहे हैं, जिन सड़कों पर आपने कार्य प्रगति पर लिखा इनके हिसाब से पूरी हो गई, उन सड़कों पर क्वालिटी की जांच माननीय सदस्य के साथ जाकर करवाकर निराकरण करें। आपके आदेश की पालना हुई। अगला प्रश्न श्री गणेश गोगरा, प्रश्न संख्या 607। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। माननीय सदस्य उत्तर पड़ा गया, इतना लंबा उत्तर। माननीय प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसे सरकार कह रही है ST/SC छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो क्या कारण है उनको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? ऐसे आरक्षण भी नहीं मिल रहा है और छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। सर यही पूछ रहा हूं, उनको समय पर छात्रवृत्ति कब तक दिला दोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। जो ST की छात्रवृत्ति है वो पिछले 3 वर्षों से भारत सरकार से नहीं आई है। 75-25 का रेशो है। भारत सरकार से जैसे ही आएगी वो हम दे देंगे। और इसी के साथ OBC की जो स्कॉलरशिप है उसमें भी एक नोशनल शेयर के आधार पर राशि वहाँ से आ रही है। उसमें 60-40 का रेशो हमारा रहता है। उसमें भी बच्चों की संख्या पे आधार पे भारत सरकार राशि नहीं दे रही है, जिसकी वजह से OBC की स्कॉलरशिप भी रुकी हुई है। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, प्रश्न संख्या 608। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। मंदिर मंडल नाथद्वारा एवं सांवलिया जी द्वारा विगत 3 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल संसाधन आदि के सृजन हेतु किए गए व्यय की सूचना क्रम से परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2। देवस्थान विभाग के अधीन हिंदू धर्म के पूजा स्थलों के अलावा अन्य धर्मों के पूजा स्थल नियंत्रण में नहीं हैं। प्रदेश में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का कोई पूजा स्थल एवं धार्मिक स्थल अल्पसंख्यक मामलात विभाग के नियंत्रण में नहीं है। 18 मुस्लिम पूजा स्थल एवं धार्मिक स्थल राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के नियंत्रण में है। सूची परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगी कि पिछले 3 वर्षों में नाथद्वारा मंदिर में और सांवरिया जी मंदिर में आय कितनी हुई और कितना पैसा दर्शनार्थियों के सुविधा के लिए प्लीज रेलेवेंट प्रश्न पूछे, वो अलग प्रश्न हो जाएगा। आय तो पूछेंगे ना, ताकि पता पड़ेगा व्यय उस हिसाब से। आय पे पूछते हैं। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूँगी, परिशिष्ट 2 के अंदर आपने ये लिखा है कि राजकीय चिकित्सा नाथद्वारा में निःशुल्क डायलिसिस हेतु अप्रैल 2021 से मार्च 22 तक
9 लाख रुपए का खर्च हुआ और ऐसे आपने मुझे 3 वर्षों का दिया है कि डायलिसिस पे खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि राज्य सरकार में डायलिसिस जब ऑलरेडी फ्री है तो ये 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख किस डायलिसिस में क्यों हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फ्री कर रखा, फिर भी अगर कोई भी टेम्पल जो एक्ट बने हुए हैं, नाथद्वारा मंदिर हो चाहे सेठ सांवलिया जी हो, अपनी तरफ से अगर उन्हें कहीं किसी हॉस्पिटल में कोई भी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। नाथद्वारा टेम्पल एक्ट और सेठ सांवलिया टेम्पल एक्ट तो किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। और जो डायलिसिस वाला मैटर है तो कोई उनके संज्ञान में आता है तो सीओ की तरफ से भी और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी ये करने में स्वतंत्र है। मैं माननीय सदस्य मैं देता हूँ जवाब, मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ इसमें। क्या आप नहीं चाहते कि उन आदमी को इमीडिएट रिलीफ मिले? नहीं, तो इसीलिए मैंने फैसला करवाया है कि वहाँ नाथद्वारा में डायलिसिस के सरकार से नहीं, प्राइवेट आदमी से डायलिसिस की लगे यूनिट और उन लोगों को सुविधा देने के लिए उनका पैसा नहीं लगे, इसलिए रिम्बर्स टेम्पल बोर्ड करेंगे। आप नहीं चाहते हैं ये? इसमें डीएमएफटी से नहीं है, दिस इज फ्रॉम टेम्पल बोर्ड। मतलब आपका पहले प्लीज हैव इन्फॉर्मेशन एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। I am having the information and that is why I am putting it on the। आपको पता है वो डायलिसिस सरकार से लगे प्राइवेट से लगे? Do you know it? डॉक्टर्स की कमी सब जगह है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और आप स्वयं इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगी कि सिर्फ नाथद्वारा में नहीं, आप उसको राजसमंद की जिला चिकित्सालय पे भी अगर लाएंगे तो हमारे प्रश्न पूछे रिलेवेंट नहीं। आप उसमें डायलिसिस के लिए मुझे बोल रहे हैं, इसलिए मैं उसी बात के लिए बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं फिर आपसे कह रहा हूँ प्लीज चेक इट। सरकार का डायलिसिस नहीं है, डोनर से मोटिवेट करके मैंने डायलिसिस लगवाए जिससे वहां लोगों को सुविधा हो सके। लोग उदयपुर में जाकर वेटिंग लिस्ट में बैठे रहते हैं, डायलिसिस नहीं होता, उनकी रिलीफ देने के लिए काम किया है। अगला प्रश्न राजकुमार रोत, प्रश्न संख्या 608। सर उत्तर आ गया, क्वेश्चन उत्तर प्रश्न पूछो। 609 टीएडी विभाग से 1,88,00,000 का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर जो छात्रावास बना हुआ है, उस छात्रावास को लेके जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के अतिरिक्त आयुक्त जी ने एक पत्र जो मुझे उपलब्ध हुआ कराया है मंत्री जी ने, इसमें लिखा हुआ है कि यह छात्रावास जनजाति छात्र को ही इस छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। तो वर्तमान समय में इस छात्रावास के अंदर कितने जनजाति छात्रों को प्रवेश दिया गया है, मंत्री जी संख्या उपलब्ध करवाए। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जिस छात्रावास की जिक्र किया है, सवाल पूछा है, वो 2010 में महाराष्ट्र पैटर्न पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रावास का जनजाति विभाग की राशि से निर्माण करवाया गया। और केवल ये मैं जानकारी दूँ, केवल एसटी ट्राइबल के लड़के ही जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको इसमें प्रवेश दिया जाता है, और ये उनकी सहमति से, और सारा संचालन भी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर रही है। इसमें किसी को ऐतराज़ क्या है? ट्राइबल के ही छात्र हैं, ट्राइबल का ही छात्रावास है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी इसका संचालन कर रही है। सर, मैं ये जो छात्रावास टीएडी मद से पैसा दिया गया है और इसमें जनजातीय आयुक्त जी ने लेटर लिखा है कि इस छात्रावास के अंदर ट्राइबल बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा, तो मैं वर्तमान में कितने बच्चे ट्राइबल के इस छात्रावास में प्रवेश है वो जानकारी चाहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, 100% बच्चे ही 100 छात्रों की कैपेसिटी का छात्रावास है। 100 के 100 छात्र ही ट्राइबल के छात्र हैं। और ये जब इसका हुआ था तब ये समझौता पत्र था, ये टीएडी कमिश्नर ने लिखा था कि इसका संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी करेगी और पर्याप्त एसटी के छात्र इसमें आते हैं। सर, वर्तमान में 92 छात्रों का प्रवेश है, इसमें से 20 छात्र एसटी के हैं और उन छात्रों से 20,000 रुपये फीस ली जा रही है। और ये छात्रावास एक ठेके के तौर पे वहाँ पर चला जा रहा है, प्राइवेट लोगों के द्वारा दादागिरी के रूप में। ट्राइबल के पैसे से ट्राइबल छात्रों के लिए छात्रावास बनाया गया है और वर्तमान में ओनली फॉर 20 ट्राइबल छात्र ही वहाँ पर प्रवेश हैं और उनसे भी 20 से 25,000 रुपया सालाना उनसे फीस ली जा रही है। एक ठेके पे दिया जा रहा है, तो टीएडी विभाग गंभीर होके एक कमेटी बना के इसकी जांच करे और जो प्रावधान था जो 2013 में जो आदेश आया है। प्रश्न पूछ।
सर मेरा एक ही प्रश्न है कि वर्तमान में जो छात्र 20 छात्र ही हैं, ये जो आदेश है उस आदेश की अवहेलना की जा रही है और एक ठेके पे दिया जा रहा है, तो टीएडी विभाग की एक कमेटी बना के इसकी जांच करा के इस आदेश के अनुरूप ट्राइबल छात्रों को ही प्रवेश दिए जाने का प्रावधान रखती है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, ये जब छात्रावास का निर्माण कराया गया था तब ये शर्त थी, टीएडी के कमिश्नर का लेटर है, इसका संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ही करेगी और इसमें सारे छात्र एसटी के होंगे। जब छात्र अवेलेबल नहीं हो एसटी के वहाँ यूनिवर्सिटी में तो अदर छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 42 एसटी के छात्र हैं, 48 अदर है। अगर एसटी के पर्याप्त छात्र मिलेंगे तो एसटी को ही प्रायोरिटी है, छात्र नहीं मिलेंगे तो दूसरे छात्रों से उस जगह को भर दिया जाता है। एसटी के अवेलेबल होंगे तो सारे छात्र एसटी के होंगे 100। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्रावास में सिर्फ जनजाति छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। माननीय सदस्य सर वहाँ ठेके पे दिया आप प्लीज बैठे। यदि वो हॉस्टल टीएडी के फंड से बना है, टीएडी के छात्र उपलब्ध नहीं है तो नॉन टीएडी को दिया जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आपका उस पर्पज से क्या बताए? नहीं सर, एक्सेप्ट है इस बात को, लेकिन वो ठेके पे चलाया जा रहा है, फीस ली जा रही है 20 से 25 हजार रुपया। क्या वो प्रावधान था कि उन बच्चों से 20-25 हजार रुपया फीस ली जा रही है? वो किस आधार पे ली जा रही है वर्तमान में? अध्यक्ष महोदय, ये सही है। जब मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को इसका संचालन करना है, टीएडी से कोई पैसा एसटी के छात्रों को या अदर को नहीं दिया जाता है, कोई बजट नहीं दिया जाता है, तो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी संचालन करेगी तो वो फीस भी लेगी। केवल छात्रावास का निर्माण ही टीएडी के मत से कराया है, संचालन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ही करेगी। वो फीस लेगी, कैसे करेगी उसका संचालन का काम, टीएडी से कोई पैसा उसको बजट दिया ही नहीं जा रहा। आगे अगला प्रश्न श्री जगदीश चंद्र, प्रश्न संख्या 610। खंड 1 जी नई विभाग से स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त इनकी अन्य जगह ब्रांच संचालित नहीं है। खंड 2 स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की अवैध बिक्री पाए जाने पर आस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जाकर कार्रवाई की जाती है। माननीय मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से जानना चाह रहा हूं, अध्यक्ष जी ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है और मंत्री जी का सेट जवाब है और मैं मंत्री जी की जानकारी में लेके आना चाह रहा हूं। आपने कहा कि अधिकृत दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं है। गदरखेड़ा, मोरजन खारी, सुंदरपुरा, दुल्लापुर कैरी, सोनेवाड़ चक, आप बता सकते हैं ये दुकानें किस आधार पर खुली हैं? क्या सरकार के पास रिकॉर्ड है इनका या ऑथराइज दुकानें को बता सकते हैं? मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको कागज दिया था और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है और आपने कहा कि हम अगर कोई अवैध दुकान उसकी कार्रवाई करेंगे, कृपया बताएं। अध्यक्ष महोदय, आपने 22-23 की दुकानों के संबंध में पत्र लिखा था, उसकी जांच करा के आपको उसकी सूचना भिजवा दी गई है। और आपने गदरखेड़ा के लिए कहा, गदरखेड़ा इलीगल दुकान थी, वहाँ उसकी गिरफ्तारी करके दुकान को बंद करवा दिया है। जब आपने पतली के लिए लिखा, वहाँ कोई अवैध शराब की दुकान नहीं मिली। आपने तख्त हजारा के लिए वहाँ कोई अवैध संचालित नहीं है दुकान। खरड़वाला में कोई अवैध संचालित नहीं है दुकान। कुल आपके वहाँ दुकान है 37 है और 11 वहाँ गोदाम है। तो कोई अवैध दुकान हो, आपको हमने पहले ही पत्र का जवाब और आपकी पूरी शिकायत की जांच करके आपको भिजवा दिया। अगर कोई दुकान अवैध है, आप जब भी कहेंगे, हमने डीओ को अधिकृत कर, डीओ को आप जब भी कहेंगे अवैध दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं तक हजारा में कोई दुकान नहीं है। तक सोनेवाड़ा चक में गोदाम के नाम से ब्रांच चल रही है और रात को 3 बजे तक खुली रहती है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे चिट्ठी लिखी और अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द एनी आंसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मंत्री जी बताएं इसके बारे में वो कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो भी सूचना आपको दी भिजवाई, आपने दोबारा नहीं कहा कि दुकान बंद नहीं हुई। हमने तुरंत उसकी गिरफ्तारी की है। अवैध दुकान को जहाँ भी कोई सूचना दे वहाँ आप तुरंत हमारे डीओ को बताएं। डीओ कार्रवाई नहीं करे तब, अगर डीओ कार्रवाई आपकी शिकायत पर नहीं करता है, हम डीओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न सुमित गोदारा। अगला प्रश्न मंजीत धर्मपाल, प्रश्न संख्या 612। उत्तर पड़ा हुआ प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम मुंडावर, गढ़ी, सियाको, गांधीनगर, नांगल रानिया व प्रसंगवास 6 गांव के योजना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अंतर्गत 12 करोड़ 6 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी, जिसकी जो 29/11/2021 को स्वीकृति मिली, पर यह योजना आज भी निविदा के लिए प्रक्रियाधीन है। तो 20 महीने बीत जाने के बाद भी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, 20-22 महीने बीत जाने के बाद भी ये योजना धरातल पर नहीं आई है। ये योजना धरातल पर कब आएगी और लोगों को कब लाभ मिलेगा?
मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो योजनाएं देरी से होती हैं उसके कई कारण हैं। कई बार इसमें निविदा नहीं आती, जैसा मैंने पहले भी पिछले प्रश्न में भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, बीएसआर की प्रॉब्लम थी, टेंडर प्रीमियम की प्रॉब्लम थी। पहले एक बीएसआर की प्रॉब्लम से हमने सॉल्व किया, टीपी की प्रॉब्लम आ गई, टेंडर प्रीमियम, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण से अचानक आयरन के दाम बहुत बढ़ गए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से रिक्वेस्ट की कि टेंडर प्रीमियम अलाउ करें, पहले उन्होंने टेंडर प्रीमियम अलाउ नहीं किया। रेटें इतनी विसंगतिपूर्ण लगी कि हमको टेंडर कैंसिल करना पड़ा। फिर हमने जब हमें टेंडर प्रीमियम अलाउ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके बावजूद भी वो रेटें थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अब हमने एफडी से कोई वो भेजी है योजनाएं कि इसको हम माने या नहीं माने। एफडी से जैसे निर्देश आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। एक कारण तो यह है। एक कारण यह है कि हमारे जल जीवन मिशन में जो अनवरतता है, सस्टेनेबिलिटी, उसको 15 साल का वो कैलकुलेट करते हैं उन पैरामीटर्स में। हमारे पास ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है कि हम ये कह सकें कि हमारा नलकूप 15 साल काम करेगा, 10 साल काम करेगा। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है नए सिरे से कि ये 15 साल की बजाय, जब तक ये अलवर की विशेष तौर से कह रहा हूँ कि पानी की बहुत बड़ी समस्या, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 15 साल की बजाय हमने ये कहा है कि हमारा ट्यूबवेल जब तक सस्टेन करेगा तब तक के लिए तो हम ट्यूबवेल से करेंगे, और इन द मीनवाइल हम इसको सरफेस वाटर पे इसको ट्रांसफर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से जवाब आते ही हम इस योजना को मंजूर करेंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, SLSSC ने, जो हमारी स्कीम सैंक्शन कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा उसके अंदर दखल रहता है, तो उन्होंने चंबल अलवर पेयजल परियोजना से अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिले के 1237 गांवों को विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों सहित चंबल नदी से लाभान्वित करने हेतु राशि 5,783.02 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति यानी SLSSC की 37वीं बैठक दिनांक 30/5/2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से हर घर को घरेलू जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तो मैं माननीय सदस्य साहब को विश्वास दिलाता हूं, हमारी तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा कि इस योजना में कोई विलंब नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सा सवाल है। माननीय मंत्री महोदय भी मानते हैं कि भाई अलवर जिला पानी के लिए तरस रहा है। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि भाई पीने के लिए, मैं खेती तो दूर की बात है, सिर्फ पीने के लिए आपूर्ति कब तक मिल जाएगी, कि उसका समाधान कब तक मिल जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जैसा मैंने बताया, हम योजनाएं बना रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, और अभी भी हम इधर उधर सोर्स से आपके 6 गांव की योजना है, उसको इधर उधर से पानी लाके हम इसका लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमने सारे अधिकारियों के अलवर को लेके मैंने 16/3 को एक बैठक भी करी थी, और हम लोग इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि अलवर को पीने के पानी के लिए अलग से हम कोई व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 613। माननीय मंत्री जी, उत्तर पड़ा हुआ प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे उत्तर में जो बताया गया है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 16/5/2022 को हुई थी, 17/11/2022 को उक्त कार्य हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए, परंतु 13 महीने के पश्चात भी कलेक्टर लेटर लिख रहा है वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है, और वित्त विभाग से ये कब स्वीकृति मिलेगी और कार्य कब पूर्ण करेंगे? फिर मैं दूसरा प्रश्न नेक्स्ट पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, इनकी 16/5/2022 को जब अंतिम बैठक की स्वीकृति निकल चुकी थी, विकास अधिकारी जी ने टेंडर भी लगा दिया, निविदा में कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से वो स्वीकृति यूं की यूं पड़ी रह गई। नियम यह कर रखा है कि जैसे 60-40 का रेशो जो बैठता है, उच्चतम प्रस्ताव और न्यूनतम कार्य जो 40% किए जाते हैं, तो माननीय सदस्य ने दिया, जिसका केवल वित्त विभाग ये मांगता है
फिर भी माननीय सदस्य ने भेजा, जब उसकी वित्तीय स्वीकृति निकल चुकी है, आप जब तक कोटा जाएंगे तब तक आपको चिट्ठी भी मिल जाएगी और निविदा में कोई आदमी को आमंत्रित करें ताकि उसमें भाग लें। इसके साथ 2 हुई थी इन्हीं की विधानसभा, एक का तो निविदा होकर चालू हो गई, इसके साथ ही टेंडर हुआ। दूसरी जो ये मंडा वाली थी, इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से दिक्कत आई, फिर भी हमने उसका हल कर दिया। वित्तीय स्वीकृति का कोई अभाव नहीं था, फिर भी रिकॉर्ड ली नहीं थी जो हमने वो पहुंचा दी। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है क्योंकि डीएमएफटी के कोटा जिला में लगभग 56 करोड़ 85 लाख 63 हजार रुपये पड़े हैं। अभी जो इन्होंने मेरे को लिस्ट दी है कार्यों की, उसमें जो 98 कार्य दिए हैं कोटा जिले के, केवल 7 लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इन 7 कार्यों में से क्या एक भी कार्य की एफएस जारी हुई है? यदि हाँ, तो कब तक ये काम पूर्ण होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है, पैसा पड़ा हुआ है। इनकी जो मीटिंग से पहले जो प्रस्ताव आए, 6 प्रस्ताव, 6 की वित्तीय स्वीकृति निकाल चुके हैं। इनका अंशदान ही जो लाडपुरा का 2.60 करोड़ रुपए का होता है, उसका 3.5% होता है। उसमें हमने लगभग इनके लाडपुरा की 2.67 करोड़ कुल जमा हुई, जिसमें हम इनके 6 काम की स्वीकृति निकाल चुके हैं। अब बाद में इन्होंने 47 काम और दिए। अब इनकी अगली मीटिंग में इन्हीं को तय करना और इन्हीं को पास करना। हमारी तरफ से कोई 16/5/22 के पेंडेंसी कुछ भी नहीं है। उसके बाद के प्रस्ताव इनके पेंडिंग है। ये मीटिंग 3 महीने में एक बार जिला कलेक्टर को लेनी होती है। ये जाएं, मीटिंग लें और उसमें स्वीकृत कराएं। और कहीं दिक्कत आए तो हमें बताएं। इस काम में वित्तीय स्वीकृति की दिक्कत है, हमने जारी कर दी है। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं मीटिंग में जाए तब ये काम स्वीकृत होंगे। मैंने ये 7 कार्य जो उन्होंने गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो, उसमें प्रस्ताव पास होंगे। मंत्री जी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को जल्दी कराने का निर्णय करें, जिससे अपनी सदस्य अपनी बात कर सके। पर मीटिंग होगी तब हम जाएंगे। माननीय अध्यक्ष, बोला मैंने, मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं। और बोल दिया मैंने, यही तो बोला है कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग तो डायरेक्शन दे देंगे, आपका आदेश की पालना हो जाएगी। सर, प्रश्न संख्या 614। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर पढ़ा हुआ माना मंत्री जी, प्रश्न पूछूं। सर, ये मेरा प्रश्न है जो मैं लगातार 3 साल से लगा रहा हूं कि पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित करने का। सर, मेरी विधानसभा में 5423 आदमी सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो मुझे जवाब दिया गया है, पात्र हैं पिछले 3 साल से, और इनमें से एक को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। जवाब में लिखा है कि भारत सरकार से उसको सॉफ्टवेयर को ठीक किया जाएगा जब इनको दिया जाएगा। तो मैं क्या ये मानूं मंत्री जी के जवाब से कि जब तक भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, राजस्थान सरकार इन पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं देगी? नहीं दे सकते। तो फिर सर, अगर विकास का यही मतलब है, अभी ये इनका, आपने प्रधानमंत्री आवास की पूछा, प्रधानमंत्री आवास में जब पैसा आएगा तभी होगा सरकार का। नहीं, अब पैसा का नहीं है सर, पैसा तो है ही नहीं इसमें, इनके सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर भी ठीक कराने क्या भारत सरकार ही आएगी, राजस्थान सरकार कुछ नहीं करेगी? मेरा जवाब इतना सर। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि अपलोड के लिए हमने शुरू से ही प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, मैं खुद जाकर के मंत्री जी से मिला हूं 12 जनवरी 2022 को। तो हमने काफ़ी प्रयास किए हैं कि भाई ये दुरुस्तीकरण के अपलोड होने वाले सिस्टम को ये राज्य सरकार को अधिकार दिए जाएं, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मनाही की। मंत्री महोदय, जानना चाहूंगा, खंड 2 में आपने कहा भारत सरकार स्तर से आवास सॉफ्टवेयर ऑनलाइन रिजेक्टेड बाय सिस्टम बाय 6560 परिवारों के नाम हटा दिए। तो ये ऑनलाइन रिजेक्टेड सिस्टम क्यों किया गया? क्या कारण थे कि भारत सरकार के जो आवास सॉफ्ट ऑनलाइन पर जिसमें इन्होंने रिजेक्ट किया गया, उनके क्या क्या कारण रहे और उनको कारणों को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई कार्रवाई कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्षी नेता को बताना चाहता हूं, उनको जानकारी भी है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से करीब 23 लाख
पूरे राजस्थान में नाम आए थे। 7 लाख अपलोड होने से वंचित रह गए। उसके बाद 15 लाख शेष बचे थे। तो रिजेक्टेड वाइज सिस्टम जिसमें 21 पैरामीटर हैं वो फॉलो नहीं किए, जैसे ही उसमें वो डालते हैं वो बाहर कर देता है, और ये रिजेक्टेड वाइज सिस्टम की वजह से नहीं हो पाए। तो मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप भारत सरकार में बात करें, और ये अपलोड होने से वंचित हैं 1,55,000 जो उन्होंने माना है भारत सरकार ने पूरे राज्य के, उनको आप अपलोड करवाएं और प्रधानमंत्री से कहें राज्य सरकार को अधिकार दें। कोई नाम कट जाता है तो नाम तो कट जाता है लेकिन जुड़ नहीं पाता, किसी रंजिशवश मान लें, भूलवश मान लें, किसी ने नाम काट दिया लेकिन वो जुड़ नहीं पाता, पात्र व्यक्ति गरीब रह जाता है। 22-23 की तो हमारे पास अभी लक्ष्य आवंटित नहीं हो, तो वो लक्ष्य आवंटित करवा दो, गरीबों को फायदा होगा। अगला प्रश्न गुरदीप सिंह। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए पात्रता के आधार पर निर्धारण किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र संगरिया में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु विगत 3 वर्षों में कुल 9,434 परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए, जिनका नाम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 उक्त अवधि में 5,272 आवेदनों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया गया है। शेष आवेदनों के नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया भी 9,434 परिवारों ने आवेदन किया था, उसमें से उनकी सूची तो मेरे को दे दी इन्होंने। जो 5272 आवेदनों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है उनकी सूची नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, जो 4,162 लोग पेंडिंग बचे हैं उनका कब तक जोड़ देंगे? आपके जो पेंडिंग है, ये पूरे राजस्थान में जो पेंडिंग रह गए वो शर्तों के आधार पर कुछ पेंडिंग रह गए, फिर भी कोई आपको लगता है कि वो ऑनलाइन अभी भी हमारे काफ़ी पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें पोर्टल खोल के उनकी जांच हो रही है, वो चालू होंगे। मैं आपके पास डीएसओ को भेजूंगा, वो आपके साथ बैठ के और कोई पात्र जुड़ने वाले तो जोड़ देंगे, मैं भेज दूंगा। अगला प्रश्न रूपाराम। अगला प्रश्न जोरा संख्या 616। रूपाराम। माननीय मंत्री जी, उत्तर पड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया। हाँ, उत्तर पड़ा हुआ मान लिया जाए। मैं प्रश्न करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना विधानसभा में 259 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने पद किस श्रेणी के खाली है, वह कितने समय में आप भर दिए जाएंगे? प्रश्न अलग पूछा और उत्तर अलग पूछ रहे हैं आप। माननीय मंत्री, प्रश्न को तो आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकराना के अंदर कुल स्वीकृत पद जो है 259 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। अब इनके अंदर कुल अभी हमारे 41 जो आंगनवाड़ी है, मेन आंगनवाड़ी वर्कर, उसके पद खाली हैं, और 28 हैं जो सहायिका के पद खाली हैं। कब तक भर दिए जाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा इसकी प्रक्रिया है, विज्ञप्ति निकलने के बाद एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाते हैं, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। अगला प्रश्न जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 617। उत्तर पड़ा हुआ गया, प्रश्न पूछ लें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में बताया है, खंड 2 के उत्तर में वर्ष 2021-22 व 22-23 की बजट घोषणा की सड़कों की सूची पेश की है। इस सूची में बजट घोषणा 2021-22 में 2 सड़कों स्टेट हाईवे 16 से सिंदरू सड़क व लापो से ढोला सड़क के कार्य को प्रगतिरत बताया है। वह वर्ष 2022-23 बजट घोषणा के 9 कार्यों को प्रगतिरत बताया है। 2 कार्यों को स्वीकृत हुए 2.5 वर्ष हो गए व 9 कार्यों को स्वीकृत हुए 1.5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी सड़कों के कार्य पूर्ण नहीं हुए। कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि क्या थी और ये कब तक पूर्ण होंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं खंड 3 में लिखा हुआ है कि ऐसे कार्यों का माह अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। खंड 3 में मंत्री जी, समयावधि क्या थी? ये तो अभी 23 तक पूर्ण करने की वजह पर समयावधि क्या थी और समयावधि पूर्ण नहीं हुए थे, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समय पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी तो उसके खिलाफ हम लोग जो
ये है कि इनकी समय अवधि थी 16/4/2022 थी और वर्तमान में संविदा द्वारा 2 सड़कों का पूर्ण कर दिया गया है और जो एक सड़क है WM स्टेज तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है। एक अन्य सड़क पर ग्रेवल कार्य प्रगतिरत है और संविदक द्वारा कार्य में की गई देरी के विरुद्ध 10.01 लाख की शास्ति नियमानुसार आरोपित की कर दी गई है और शेष दोनों कार्य को 31 अक्टूबर 2023 तक पूर्ण कर जाने की संभावना, उस पर हम लोग पेनल्टी लगाइए। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान, राजेंद्र राठौड़। प्रश्न संख्या 618। माननीय मंत्री जी प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में जो प्रशिष्ट ए दिया है, आपने रिकॉर्ड तौर पर बोर्ड बनाए हैं, 19 बोर्ड बनाए हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि जो 19 बोर्ड आपने बनाए हैं, क्या इनके लिए संबंधित विभाग द्वारा बजटीय प्रावधान किया गया? क्या इन सारे जितने बोर्ड बनाए गए हैं 19 बोर्ड, क्या इनके लिए कार्यालय और इनके लिए इनके संचालन के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ये संचालित वर्तमान में हो रहे हैं या कागजों में ही हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बोर्ड बनते हैं सारे वित्तीय प्रावधान करने के बाद ही बनते हैं और सभी के लिए बैठने की और सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी है। जो बोर्ड अब तक बने हैं जिनका नॉमिनेशन हो चुका है वो सभी लोग बैठ रहे हैं। कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो अभी बने हैं, वो प्रक्रियाधीन है उनकी कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक बोर्ड का बता दो। चलो, आपने पहला बोर्ड बनाया राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड, ये बोर्ड गठन हुआ 1/2/2022 को। इसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान आपने किया और इसकी कौन कौन सी सिफारिशों पर आपने एक्शन टेकन का कार्रवाई की? एक बोर्ड बता दो आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो क्वेश्चन है ना, वो प्रश्न से जुड़ा हुआ अलग है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, बोर्ड आयोग के जो ये है इनका काम सुझाव देने का है। समाज के अंदर जो भी अव्यवस्था है या क्या अच्छा करना चाहते हैं उनके सुझाव ये देते हैं। बोर्ड की लगातार मीटिंग हुई है और इनके जो सुझाव हैं वो भी हमने आगे विभाग के अंदर लिए हैं और उसकी समय समय पर हम पालना करते हैं, ऐसी बात नहीं। आप बताएं, कोई दिक्कत है? अब तक आपने 19 बोर्डों में कितने सुझाव आए? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इस बोर्ड में 5 सुझाव आए, 2 सुझाव आए, 1 सुझाव आए? और क्या इन बोर्डों के लिए, जो इन बोर्डों के संचालन के लिए पैसे की जरूरत है, राशि की जरूरत है, आप बता दो। किसी एक का प्रावधान बता दो। में पैसे का चाहिए, किसी एक का प्रावधान बता दो। सुझाव में अध्यक्ष महोदय, सारे कागजों में है, सारे अपनी अपनी कार के आगे लगा रखा है अध्यक्ष का। सुझाव में पैसे की जरूरत कम पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी पुराने हैं और आपको ये पता भी है कि जो वित्त के जो प्रावधान है वो विभाग को ही होते हैं। बोर्डों की, हर बोर्ड की, जो 19 बोर्ड है, 19 बोर्ड की, हर बोर्ड की अलग अलग जो कार्य करने का जो तरीका है वो अलग है। हर बोर्ड के अलग नियम है, अलग उनके कार्य निर्देश हैं कि कौन बोर्ड किस किस प्रकार के काम करेगा। अब अपन हर चीज को इस चीज से जोड़ के देखें कि उनके वित्तीय प्रावधान है। काफी बोर्ड ऐसे हैं जिनके वित्तीय प्रावधान है, वो वित्त को लेके भी काम करते हैं। काफी हमारे ऐसे बोर्ड जैसे अनुजा निगम बोर्ड है और बोर्ड है, उनके वित्त के प्रावधान भी है, वो उसके अंदर सलाह देते हैं और बताते हैं भी ये चीज ऐसे करनी है, तो हम उसमें भी काम करते हैं। आवश्यकता अनुसार बोर्ड जो भी वहां से प्रस्ताव आते हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं। अगला प्रश्न प्रताप लाल बील। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें आप, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसकी जगह। विधानसभा क्षेत्र आपकी जगह मैं पूछ रहा हूं, प्रताप लाल जी से सप्लीमेंट्री आप पूछ लेना। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में संचालित जनजाति छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के उपयोगार्थ उपलब्ध करवाए गए बिस्तरों पर वर्ष 2020-21 में 4,78,445 रुपये, वर्ष 21-22 में 4,61,545 एवं वर्ष 22-23 में 17,41,780 रुपये व्यय किए गए। वर्षवार छात्रावासवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, छात्रावास में उपलब्ध करवाए गए बिस्तरों की गुणवत्ता कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से स्पेसिफिकेशन दर तथा उपलब्ध नमूने के आधार पर सुनिश्चित की गई तथा संचालित छात्रावास में बिस्तर जांच उपरांत ही उपलब्ध करवाए गए हैं। खंड 3, जी नहीं जनजाति एकलव्य विद्यालय गोगुंदा द्वारा वितरित बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा है। जनजाति एकलव्य विद्यालय गोगुंदा द्वारा वितरित
बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा है। जुलाई 23 से प्रवेश प्रक्रिया जारी है तथा क्षमता वृद्धि के साथ ही नवीन प्रवेशित छात्राओं को बिस्तर वितरित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था कि जो एडवांस में जो आपने बिस्तर वहाँ पर भिजवा दिए थे, जहाँ पर पहले से जो 240 की क्षमता वाला जो आवासीय विद्यालय था वहाँ बिस्तर पहले से उपलब्ध थे, तो एडवांस में 250 का और आपने क्यों भेजा था? मेरा प्रश्न ये। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। जब छात्रावास वाले अधीक्षक वगैरह डिमांड करते हैं तभी वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर छात्र आ जाए बिस्तर नहीं हो तो फिर अव्यवस्था हो जाती है। आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता कराई जाती है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, मेरी व्यवस्था के बाद आप प्रश्न उठा सकते। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी में बढ़े हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पुखराज सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्वीकृत 33/11 kV GSS का निर्माण करवाने एवं सिंगल फेज सप्लाई सुचारू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खिमसर के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जब्बर सिंह साकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिन की कतिपय ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का मानदेय समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से नेनमा रोड जिला बूंदी स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री राजेंद्र राठौर सदस्य की ओर से प्रदेश में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा योजनाओं में निवेश के नाम पर आमजन से की जा रही ठगी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों से BLO का कार्य करवाए जाने से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सतीश पूनिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूर सागर में प्रतापनगर तिराहे पर स्थित डंपिंग स्टैंड को अविलंब हटाए जाने के संबंध में। श्री चंद्रभान सिंह आख्या सदस्य की ओर से नगर परिषद चित्तौड़गढ़ में सूचना का अधिकार कानून 2005 की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर शहर के गली मोहल्लों में बरसाती पानी के एकत्रित होने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बिहारी लाल सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राशि वित्त विभाग से खर्च करने की अनुमति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर के 7 युवक जुलाई 2023 को मनाली हिमाचल प्रदेश में पानी के तेज सैलाब में बहे युवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और वित्तीय सहायता दिलवाए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोकने पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुखराज एवं श्री शंकर सिंह रावत को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना है। आज मैंने 15 की जगह 21 जितने भी मान्य सदस्यों ने दिए उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया। श्री नारायण सिंह देवल सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार वसूल जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीली बगा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र दिलवाए जाने के संबंध में। श्री गिरधारी लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में। श्री जब्बर सिंह साकला सदस्य की ओर से आसीन विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में। श्री जोगेंद्र सिंह अवाना सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नदबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उज्जैन को क्रमोन्नत करने के संबंध में। श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कतिपय मार्गों पर निगम की बस सेवा का संचालन प्रारंभ करवाने के संबंध में। श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में ग्राम पंचायतों के विकास संबंधी प्रस्तावों के शीघ्रता से निस्तारण के संबंध में। श्री हीराराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम बिजवाड़िया एवं लांबा में पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण करने के संबंध में। श्री वाजिद अली सदस्य की ओर से जिला भरतपुर में कृषि भूमि के खातेदारी के अधिकार दिए जाने के संबंध में। श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से सुजानगढ़ को नवीन जिला बनाए जाने के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करीब 2023 की अधिसूचना जारी करवाकर किसानों को राहत दिलाए जाने के संबंध में। श्री अभिनेश महर्षि सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में। श्री धर्मनाथ जोशी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मावली में DMFT फंड मद से स्वीकृत विकास कार्यों में शिथिलता एवं पक्षपात बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के संबंध में। श्रीमती संतोष सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षकों को BLO सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करने के संबंध में। श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र थानागाजी के किसानों को आवंटित कृषि भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गजराज घटाना सदस्य की ओर से उपखंड बांदीकुई को नवीन जिला बनाए जाने के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से नैनवा रोड जिला बूंदी स्थित वन विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री संजय शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करवाए जाने के संबंध में। श्री राकेश पारिक सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मसूदा के आमजनों को खातेदारी अधिकार दिए जाने के संबंध में। माननीय सदस्य को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र आपके नेतृत्व में बड़ी अच्छी तरह संचालित हो रहा था। 21 जुलाई को सत्ता पक्ष के मान्य सदस्य अचानक वेल में आकर कागज लहराते हुए जब मणिपुर की घटना पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है इस पर अब हम लोगों से जवाब मांग रहे थे। ठीक उसी समय हमने इनको कहा था कि राजस्थान के अंदर जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है दुष्कर्म की, NCRB के आंकड़ों के कारण से आंकड़ों के अनुसार पहली पायदान पर उस पर चर्चा कराएं। तभी मान्य सदस्य ट्रेजरी बेंचेस से तत्कालीन गृह राज्य रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने राजस्थान की आज की स्थिति में महिला दुष्कर्म में राजस्थान की सरकार पर लानत देते हुए कहा कि यहाँ स्थिति ठीक नहीं। आपने उनको बर्खास्त किया, ये आपका मामला है जी। इस बात की कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ये तो मिली हुई नूरा कुश्ती थी, मिली हुई नूरा कुश्ती थी इनकी मिली हुई नूरा कुश्ती थी। आज इस सदन में क्या अंकित नहीं होगा बेटा, प्लीज मान सदस्य प्लीज, बेटा प्लीज, मान सदस्य आप सीनियर आदमी बेटे, मान सदस्य प्लीज, मान सदस्य आप सीनियर बेटे प्लीज, प्लीज मान सदस्य बेटे प्लीज, मान सदस्य आप सीनियर मेंबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी लीडर ऑफ हाउस दोनों को बोलने की जब इजाजत देता चेयर तो उसमें इंटरवेंशन नहीं होता और उन्होंने यील्ड नहीं किया। He has not yielded, please. The word is not yielded. He has not given space. It is his right to speak. So when he is speaking, I expect all the members, please give this please. अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल में माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, किसको मंत्रिपरिषद में रखे किसी को नहीं रखे। गृह राज्य रक्षा मंत्री बर्खास्त हुए और यह दृश्य जिसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसके कारण से रामगंज से आने वाले मान्य सदस्य को सत्ता पक्ष के मान्य संसदीय कार्य मंत्री जी उन्हीं के जिले से आते हैं, इन्होंने प्रस्ताव रखा और 15वीं विधानसभा के शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया। ये सिर्फ मैं उस बात की चर्चा कर रहा था सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि निलंबित मान्य गृह राज्य रक्षा मंत्री जी ने जब लाल डायरी लेकर ये बात कहनी चालू करी, टेबल रखनी चालू चाहे उस समय उत्तेजना का वातावरण बना और सत्ता पक्ष के दोनों गुट सत्ता पक्ष के वो भी ट्रेजरी बेंचेज में विराजते हैं। ट्रेजरी बेंचेज में जिस प्रकार का झगड़ा हुआ उसमें रामगंज मंडी से आने वाले मान्य सदस्य वेल में आए थे, मैं स्वीकार करता हूं, पर उनका ऐसा कोई करते नहीं कि अचानक प्रस्ताव आता है और उन्हें निलंबित किया जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी दो निवेदन है। एक निवेदन तो यह है कि आज जिस बात पर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कल भी कि अब आसाम में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाएं ज़्यादा है, राजस्थान में कम है, तो एक महिला दुष्कर्म पर एक चर्चा हो जाए। और दूसरा मेरा निवेदन है कि मान्य विरोधी हमारे पक्ष के मान्य मदन दिलावर जी का आप फोटोज देख लें, फोटोज देख कर आप फैसला कर ले अध्यक्ष महोदय। ऐसा कोई कृत्य नहीं। 15वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र हम आपकी सदारत में गरिमापूर्ण समापन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ फोटोग्राफ्स में भी रहें, पर एक सदस्य जिसका कोई कसूर नहीं उसको इस प्रकार निलंबन तो उचित नहीं है। और मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा, आज भी सभा अध्यक्ष महोदय कुछ अनुत्तरित सवाल आ जाते हैं तो उसमें सदन की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है, सत्ता पक्ष की गरिमा का भी सवाल उठ जाता है। एक डॉक्यूमेंट यहाँ टेबल होता है लाल डायरी और उसको छीन कर ले जाया जाता है, भी उचित कार्रवाई नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की। कौन सी माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार न तो वो टेबल करना चाहते थे, न वो बात थी, न तो लौट के लिए माफी मांगो।
मिथ्या वाचन हो रहा है। होती है क्या? अपने कुकर्ते के लिए माफी मांगो। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनकार कर दिया। आगे टेबल वो होती है क्या? ये होती है। टेबल करना था तो ये करना था। इस तरीके से कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।